हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम 132 केवीए यार्ड में। तो आज हम समझने वाले हैं कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है या फिर यार्ड होता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं और कौन कौन से प्रोटेक्शन डिवाइस लगे होते हैं किसी भी सब स्टेशन में या फिर यार्ड में। तो ये यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर हैं, ये ट्रांसफार्मर नंबर 2 है और ये ट्रांसफार्मर नंबर 1 है। तो और ये दोनों पैरेलल में हैं, एक जगह से सप्लाई आ रही है और दोनों ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो देखने वाले हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पावर और कौन कौन से प्रोटेक्शन के थ्रू इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई जा रही है, जो कि 132 केवीए बाई 11 केवीए का ट्रांसफार्मर है। तो चलिए स्टार्टिंग से देखने वाले हैं। ये जो पावर आ रही है वो BPSPCL से आ रही है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ये पावर आ रही है। तो वहाँ से 132 केवीए पावर सप्लाई आ रही है और हम जिस कंपनी में काम करते हैं इस कंपनी में 11 किलो वोल्ट पर सप्लाई यहाँ से जा रहा है इस कंपनी को। तो चलिए देखते हैं। ये है मीटर रूम है, जो कि स्टेट जो पावर सप्लाई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, इसमें मीटर लगे हैं। जितना भी हम लोग पावर कंजम्पशन करते हैं, जितना ही यूनिट हम लोग कंजम्पशन करते हैं, वो यहाँ पे शो होती है। ये मीटर लगे हैं, एनर्जी मीटर। तो वो जितना भी कंजम्पशन होता है उसके अनुसार 4 रुपये 6 रुपये के रेट से वो अपना कैलकुलेट करके पैसा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो ये सप्लाई आ रही है RYB, वो जहाँ से सप्लायर है मतलब PSPCL से, ये पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आ रही है 132 केवीए। 132 केवीए आई और सबसे पहले इस पर ये है आपका लाइटनिंग अरेस्टर। जो भी सप्लायर के थ्रू कोई भी अगर फॉल्ट वगैरह आता है या फिर कोई जो भी थंडरिंग वगैरह होती है बरसात वगैरह में ज़्यादातर, तो अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो सबसे पहले ये यार्ड में ना जाकर, यानी ट्रांसफार्मर को सेव कर ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है कि उसको फॉल्ट को ग्राउंड कर देता है सबसे पहले। ये तो सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर लगा ही है। एक आपको जब हम दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में, सबसे ट्रांसफार्मर के पास भी लाइटनिंग अरेस्टर लगा है कि अगर कोई भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आए, चाहे ट्रांसफार्मर के बाहर फॉल्ट आए, तो वो जो फॉल्ट है वो अर्थ हो जाए। जो भी फॉल्ट होता है वो करंट के रूप में ही होता है, हाई करंट के रूप में होता है, तो उसको ग्राउंड कर दे। तो ये RYB आ गया यहाँ पे और ये चला गया CT में। ये रहा आपका CT, ये है आपका CT है। और आगे देखिएगा वो एक PT है लगा हुआ, वो है RYB के लिए CT लगा हुआ है और ये PT लगा हुआ है। तो CT PT मतलब कि ये जो दोनों हैं, एक है करेंट ट्रांसफार्मर और एक है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करेंट ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो भी हाई करंट है तो उसको मेजरिंग करेंट बनाने के लिए, लो करेंट बनाने के लिए हम लोग CT का यूज़ करते हैं। जो PT है उसको हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करके हम उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको मेजर कर सकें वोल्टेज एंड करंट को। और वोल्टेज और करंट मिल गया तो हम सारे पैरामीटर निकाल लेते हैं, जिससे ये मीटर, जिसे इसी से सारे वायर गए हुए हैं। अब ये हमेशा बंद रहता है, क्योंकि इसमें जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट की है कि कहीं कंपनी वाले बिजली ना चोरी कर ले। इस चलते इनका केबल भी देखेंगे बहुत प्रोटेक्टेड होता है, पूरा पाइप में लगा हुआ होता है। तो ये अब उसके आगे जो CT PT से ये अपना मेजर करेंगे कि कितना यूनिट हम लोग दे रहे हैं या फिर कितना कंजम्पशन कर रहे हैं कंपनी में, और जिसके अनुसार ये पे करेंगे। आगे फिर चलता है तो ये आइसोलेटर आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये आइसोलेटर है। ये CT PT के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर B1 CT बॉक्स है, यहाँ पर PT बॉक्स है। ऐसे ही आप जैसे कि इनका जो कंट्रोल सर्किट वगैरह होता है या फिर वायरिंग वगैरह होता है, इसी DB में ही
होता है वो सब सारा। तो उसके बाद जो सप्लाई आती है वो आती है, जैसे कि वहाँ से CTPT से सप्लाई आ गई, ये आइसोलेटर में, ये आ गई आपका आइसोलेटर में। आइसोलेटर भी RYB 3 होगा, आइसोलेटर भी आपका 3 होगा RYB। तो अगर जैसे कि हमको कभी दोनों ट्रांसफार्मर पे काम करना, ट्रांसफार्मर नंबर 1, ट्रांसफार्मर नंबर 2, अगर दोनों पे सेम टाइम मेंटेनेंस वगैरह करना है, तो अगर BSPCL सप्लाई को कट नहीं करता है तो हम लोग ये आइसोलेटर को ऑपरेट करवा के या फिर इसको आइसोलेट करके हम दोनों ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस ईजिली कर सकते हैं। तो इसके ये इसलिए है, मतलब ये है कि पावर सप्लाई को कट करने के लिए आइसोलेटर का यूज किया जाता है ताकि हम मेंटेनेंस वगैरह कर सकें। फिर ये आगे जो सप्लाई जाती है ये फिर आइसोलेटर से होते होते ये फिर इंसुलेटर पे जाती है, जो कि फिर ये सप्लाई पैरेलल में उधर लेके चली जाती है ट्रांसफार्मर नंबर 1 के लिए, या फिर ट्रांसफार्मर नंबर 2 के लिए सप्लाई उधर चली जाती है। तो इसके बाद भी आइसोलेटर लगा है, ये तो सप्लाई चलेगी पैरेलल में उधर, ये इधर भी आइसोलेटर लगा है। ये आइसोलेटर इसलिए लगा है कि मान के चलो कि हमको ट्रांसफार्मर नंबर 1 पर उसको पावर सप्लाई ऑन ही रखना है, उस पर लोड रहेगा, लेकिन हमको ट्रांसफार्मर नंबर 2 का मेंटेनेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, ये आइसोलेटर को अगर हम ऑपरेट करा देंगे, इसको हम आइसोलेट कर देंगे, तो मेरा जो ट्रांसफार्मर नंबर 1 है वो डेड हो जाएगा। ट्रांसफार्मर नंबर 1 डेड हो जाएगा, मतलब उसमें पावर सप्लाई कट जाएगी, तो हम उस पर मेंटेनेंस वगैरह जो भी हमको काम करना है वो हम कर लेंगे। और उससे क्या होगा कि मेरा ट्रांसफार्मर नंबर 1 चार्ज रहेगा, ट्रांसफार्मर नंबर 2 कट जाएगा, जिससे मैं 2 पे इजीली से मेंटेनेंस वगैरह कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है ये जो आइसोलेटर के बाद आ जाता है, ये आ जाता है आपका सर्किट ब्रेकर है, SF6 सर्किट ब्रेकर है। SF6 सर्किट ब्रेकर जो कि हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, 11 या 33 किलो वोल्ट से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। आप थ्योरी में पढ़े होंगे। तो 132 kVA वोल्टेज है, तो यहाँ पे SF6 सर्किट ब्रेकर लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये SF6 सर्किट ब्रेकर है। इसका अगर हम नेमिंग प्लेट वगैरह देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेमिंग प्लेट का मैं वीडियो बना दूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये SF6 सर्किट ब्रेकर से होते होते ये आइसोलेटर के थ्रू फिर ये लाइटनिंग अरेस्टर पर चला जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे स्टार्टिंग में भी लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, और ट्रांसफार्मर के सबसे जैसे ट्रांसफार्मर से सप्लाई जाने के बाद भी लाइटनिंग अरेस्टर लगा है। तो इसलिए लगा है कि अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्ट को आगे ट्रेवल ना करके ये यहीं पे ग्राउंड कर देगा।